तो इस तरह से जो आरबीसी है, ये आरबीसी को 120 दिन तक या 90 डेज तक जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी इसको ग्लूकोज से मिलती है। और ये ग्लूकोज या ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक स्पेशल साइकिल होती है। वो साइकिल हम आपको बता दें कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है अल्टीमेटली आपका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, एक मतलब छोटी साइकिल होती है मेटाबॉलिज्म की, इसको हम बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। और ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है ना, एक छोटा रास्ता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, जिसके माध्यम से ये आपका जो है ना आरबीसी को, जिसके माध्यम से ये आरबीसी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी डायरेक्ट ब्लड में जो आपका ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी नहीं लेता। ब्रेन जो है ना डायरेक्ट ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसी से लेता है, और ब्लड के माध्यम से अगर ग्लूकोज हमारे ब्रेन को ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है। परंतु आरबीसी को जो एनर्जी चाहिए पड़ती है वो एनर्जी आरबीसी ग्लूकोज 6 फास्फेट से आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट करके एक छोटी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की साइकिल होती है। उस साइकिल के दौरान ये आरबीसी को एनर्जी देता है, और अल्टीमेटली ये जो संट है, जो छोटी साइकिल है, अल्टीमेटली आकर के फिर ये आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में आता है, और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट से आरबीसी को एनर्जी मिलती है, और अल्टीमेटली जो पार्ट बचता है वो पुनः आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर वही पायरुवेट और एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट एसीटेट में कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स साइकिल में जाकर के एनर्जी लेता है। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा पार्ट जो छूट गया था वो हमने आपको बताया। अब हम अपन डिस्कस कर रहे थे फैट मेटाबॉलिज्म का। तो फैट जो है ना वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैटी एसिड अल्टीमेटली जो फैट का जो नेचर है वो ट्राइग्लिसराइड, इट्स केमिकल नेम इज ट्राइग्लिसराइड, माने ग्लिसरॉल के साथ में 3 विभिन्न फैटी एसिड्स जब अटैच होते हैं तो एक एस्टर बन जाता है, और ये जो एस्टर है इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और जब इस एस्टर को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फैटी एसिड है वो अलग हो जाता है, और आपके इसके और जो ग्लिसरॉल है वो अलग हो जाता है। तो ग्लिसरॉल आपका दूसरे पैनल में निकल जाता है, और ट्राई जो आपके मतलब फैटी एसिड्स हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जा कर के पुनः ग्लिसरॉल से कंबाइंड होकर के ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे सेल्स में जमा हो जाता है। और ये सेल्स जो है ना धीरे धीरे इनका डायमीटर बढ़ता रहता, साइज में बढ़ते रहते हैं, और इस तरह से आदमी जो है ना दुबला पतला आदमी अत्यधिक फैट का सेवन करना, और इसके बाद में बिल्कुल एनर्जी कंज्यूम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, खाना पीना मस्त रहना और कोई चिंता नहीं करना, ऐसा व्यक्ति डे टू डे जो है मोटा होता चला जाता है। और मोटा होने के बाद में अल्टीमेटली उसकी आर्टरीज और वेन्स की जो डायमीटर है साइज कम हो जाती है, ब्लड का प्रभाव, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट जो है कम हो जाता है, और अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। तो फैट मेटाबॉलिज्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सेपरेट हम एक लेक्चर में लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल है, तो ये फैटी एसिड अल्टीमेटली ये फैटी एसिड जो है ना पुनः एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और एसीटेट ये आपकी क्रेब्स साइकिल में आकर के एनर्जी देता है। और तो इस तरह से इसके बाद में हम आते हैं आपका
थर्ड पॉइंट दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हमने बताया था कि प्रोटीन जब आपका जब आपका कैटाबोलिक प्रोसेस में आता है तो प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड हैं ये हमारे बॉडी की हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हमारी बॉडी के विकास के लिए प्रोटीन अत्य आवश्यक है। अगर प्रोटीन हमको प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते हैं, आवश्यक मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। इसके बारे में हम बहुत पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से, और प्रोटीन में का जब चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने ये बताया था कि हमारी बॉडी में जो विभिन्न अमीनो एसिड्स होते हैं, तो मैक्सिमम अमीनो एसिड तो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती, बना लेती है, काम चला लेती है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी नहीं बना पाती है और उनको हमें भोजन के माध्यम से बाहर से लेना ही पड़ते हैं। और इस ऐसे अमीनो एसिड जो है ना, दे आर राउंड अबाउट 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसकी लिस्ट और विथ नेम हमने आपको प्रोटीन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था। और अगर इन जो आपके 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपको किसी रूप में कम मिलते हैं तो आपके बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, और जब बॉडी की ग्रोथ रुकती है तो ऐसे पेशेंट माल न्यूट्रिशन में आते हैं, और माल न्यूट्रिशन की वजह से वो आपके दुबले पतले और सूख के कांटे हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, इस पे हम आपको लेक्चर दे चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि आज हमने आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये बताया कि जो भोजन हम करते हैं, इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इस भोजन में प्रोटीन भी होता है, इस भोजन में फैट भी होता है, और ये जब पूरा भोजन पचता है तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के आपका लीवर में चला जाता है, और इसके बाद में जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और पुनः ये जो है ना हमारे एडिपोस में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जो आपके फैटी एसिड्स उसके रूप में ये आपके एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाते हैं और एनर्जी प्रोसेस में, कैटाबॉलिक प्रोसेस में जाते हैं। तो अल्टीमेटली कैटाबॉलिक प्रोसेस में आपने देखा होगा कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट से लास्ट में क्या बनता है, पायरोवेट या लैक्टेट, और ये पायरोवेट फिर आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में जा कर के हमको एनर्जी देता है। इन दी सेम वे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये अमीनो एसिड एट एनी स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म की अमीनो एसिड या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की किसी भी स्टेज पर ये हमको एसीटेट देते हैं, और ये एसीटेट जो है ना क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले लेते हैं। मतलब ये है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैटी एसिड हो, इनके जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हैं वो अल्टीमेटली एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं, और ये एसीटेट जो है ना आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ना ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं, और यहाँ से फिर ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऊर्जा के रूप में हमको क्या देते हैं, एटीपी जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। फिर दूसरा हाई एनर्जी आपका जो मतलब मॉलिक्यूल है वो आपका एनएडी है, निकोटामाइड वाला, और इसके बाद में एफएडी है आपका। तो एनएडी, एफएडी,
एंड आपका ATP, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब आपका ATP ADP में कन्वर्ट होता है तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ADP पुनः AMP में कन्वर्ट होता है तो पुनः एनर्जी मिलती है। और इस तरह से आपका ATP ADP और AMP में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है। और AMP जब आपका ADP में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी हमको उसको देना पड़ती है, छोटे मालिक्यूल को बड़े मालिक्यूल में बदलने की एनर्जी लगती है। और ADP से पुनः ATP। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ AMP फ्रॉम ATP एंड फ्रॉम AMP टू ATP, ये साइकिल हमारी बॉडी में आपका चलती रहती है। और इस तरह से जो है ना हमारी बॉडी का फंक्शन चलता रहता है। अब मैं आपको केवल 4 सेंटेंस में आज के लेक्चर की समरी देता हूँ। नंबर 1 कि मेटाबॉलिज्म क्या है ये हमने बता दिया। नंबर 2 बॉडी में मेटाबॉलिज्म का जो है कैसे होता है ये हमने बताया। तो मेटाबॉलिज्म में फूड 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और ये तीनों तरह के फूड आप खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होते हैं, ब्लड के माध्यम से ये हमारे टिश्यूज और सेल्स में जाते हैं, जहाँ पर इनकी आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्टोर रिजर्व के रूप में जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ glycogen. Glucose converts glycogen stored in liver and other tissues and muscles of the body. In the same way, protein जो है ना that converts to amino acid, and these amino acids are ultimately converted in the form of hormones, enzymes and vitamins. माने जो अमीनो एसिड का जो कन्वर्सन है वो काय में होता है, हार्मोन्स में भी होता है और एंजाइम्स में होता है। और आप हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन इन तीनों चीज़ों में, और ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में काम करते हैं। और इस तरह से आपका जो फैट है वो आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये फैटी एसिड जब आपका छोटे छोटे पार्ट में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी बॉडी का BMC नॉर्मल है, जिसमें बोन और मसल का कॉम्बिनेशन नॉर्मल है, तो आप देखेंगे कि वो मीलों दौड़ता चला जाएगा तो उसको हापी नहीं आती। और एक मोटा व्यक्ति अगर आपका 10 कदम भी दौड़ता है तो वो आपका पर्सपायर करने लगता है। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि दुबला पतला व्यक्ति है, उसमें फैट कम है, जिसमें कार्बन कम है, और कार्बन कम है तो कम कार्बन जलेगा तो ऑक्सीजन की कम लेना पड़ती है। और जो मोटा व्यक्ति है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन चेन्स है, और जब कार्बन चेन जलेंगी तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। तो इस टाइप से तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द जनरल characteristics of metabolism. Then I have taken how the metabolism is carried out in our body for the production of the energy in our body. Okay, thank you very much.